बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर से गर्माता दिख रहा है। हमीरपुर खनन घोटाले के मामले में सीबीआई ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया तो सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गईं। बीजेपी और सपा के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर हमलों की बौछार करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने कहा कि अब जब चुनाव आ रहा है तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है। खबरों के अनुसार सीबीआई ने बतौर गवाह अखिलेश यादव को बुलाया था। मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उधर संदेश खाली मामले का मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार हो गया और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार कर अदालत में पेश भी किया, जहां से उसे 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि शाहजहां बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। बीजेपी ने पूछा कि बंगाल सरकार शाहजहां को ईडी को क्यों नहीं सौंप रही है। बीजेपी ने कहा शाहजहां महफूज ठिकाने में है और वैसे वारंट में यौन शोषण का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मामला ईडी अधिकारियों पर हमले से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीआईडी की जांच बेईमानी होगी? पीड़ितों को कैसे इंसाफ मिलेगा? इसी पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। खनन घोटाले के मामले में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मिले समन पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लिखित में सीबीआई को जवाब भेजा है। राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए बीजेपी को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि INDI अलायंस को मजबूत होता देखकर ये समन आया है। बीते 5 साल तक कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन एन चुनाव के वक्त पूछताछ के लिए नोटिस आने के पीछे क्या कारण है, ये सब जानते हैं। सपा मुखिया ने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई बुला रही है। हम पीडीए की बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। दबाव लगातार जहां लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहां उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहां पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहां पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। जो कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो पूरी जो अलायंस में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जाना चाहिए, अगर निर्दोष हैं, लूटपाट नहीं किए हैं, उनका नाम नहीं है उसमें, तो साक्ष्य सबूत अपना पेश करना चाहिए। भागने से तो ये मालूम होता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। जो देश का पैसा लूटेगा, जनता का पैसा लूटेगा, तो उसी के ना ईडीआई सीबी का काम है कि इनका पता लगाओ कि ज्यादा से माल कहां से ले आए, ये कहां लूटे हैं, माल इतना प्रॉपर्टी कहां से आ गई, तो उन्हीं की ना जांच होती है। जो दिन दिहाड़ी में मजदूरी करे तो ओकर जांच हुई, सीबीआई ईडी करी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। आज लड़ाई संविधान मिटाने और संविधान बचाने वालों के बीच है। सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। बीजेपी ने सपा मुखिया के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इस देश में जो पार्टी संभाल नहीं पाते वह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि पैकेज बटा है। जो पैकेज बांटते थे वही ऐसा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार मुक्ति की राजनीति करती है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा समर्थन करती है। इसलिए अखिलेश यादव जी के
आरोप वैसे ही हैं जैसे चलनी में दूध दुहे, किस्मत को दोष दे कहावत यह है, लेकिन वो चलनी में दूध दुहे और भाजपा को दोष दें। सपा शासनकाल में हुए खनन घोटाले में सीबीआई दिल्ली ने एफआईआर दर्ज की है। हमीरपुर में हुए खनन घोटाले में 11 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसी मामले में खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर अखिलेश यादव को बतौर गवाह समन जारी किया गया है। लखनऊ से आनंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस जांच का सच क्या है, ये प्रपंच रचा जा रहा है। आखिर विपक्षी पार्टियां लगातार ईडी सीबीआई को एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों ठहराती हैं। भारतीय जनता पार्टी की खुद की पार्टियां होने का और खुद का वर्चस्व हासिल होने की बात लगातार कहती हैं। अब आखिर जब ईडी की जांच बैठती है तो नेता डर क्यों जाते हैं, क्यों उसका सामना नहीं करते और तमाम नोटिस, दर्जन भर नोटिस भेजने के बाद आखिर हाजिर क्यों नहीं होते हैं। और अगर ईडी के समन को लगातार अनदेखा किया जाता है तो इसके पीछे का कारण क्या रहता है और आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहती है, इसी पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले संजय बंसल जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी के समन को क्यों इग्नोर किया जाता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस ईडी के समन की कोई भी क्या अनदेखी कर सकता है? क्या कोई राजनेताओं को इसको लेकर विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि दर्जन भर से भी ज्यादा आपको नोटिस भेजे जाएं और आप अनदेखी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कितने वक्त तक के लिए कर सकते हैं? नमस्कार वक्ता जी। जी सर, नमस्कार। दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका सवाल थोड़ा सा कानून के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो उसका जवाब एक ही बनता है उसका कि भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है ये कंट्री। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे किसी भी रंग का हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, सबको एक समान अधिकार है। ठीक है। नेता को कोई अलग से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है अनलेस कि वो उससे नेताओं को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो सरकारी अफसर हैं, उनको कुछ मामलों में सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसमें कि जो कि स्पेशल प्रोविजन जो है कुछ कानूनों में किए गए हैं। उसके अलावा कानून के सामने कोई भी अगर अपराध की बात आती है तो उस अपराध के अन्वेषण के लिए, उस अपराध की उसको ट्राई करने के लिए कोई भी जो कानून एक आम आदमी के लिए, वही नेताओं के लिए। ठीक है सर, ठीक है। ईडी यानी कि अगर ईडी ने समन किया है तो आपको पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। देखिए, ईडी इस केस में जहां तक मैं समझता हूं, जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में भी बताया है, जो समन गया है अखिलेश यादव जी को, वो समन सीबीआई का है। और सीबीआई की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक 2012 से 2016 तक कोई जो खनन घोटाला जो एलिगेशन जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उनको विटनेस के तौर पे कॉल करने के लिए सम्मन गया है। और वो सम्मन एक विटनेस के तौर पे, जैसा कि मैं न्यूज रिपोर्ट से, मुझे पूरे फैक्ट्स तो नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे न्यूज रिपोर्ट से और आपसे तो पता चला है, वो उनको विटनेस के तौर पे गया है, जो उन्होंने स्टेटमेंट भी जाहिर किया। ठीक है। तो अगर वो नहीं आते हैं तो वो सीबीआई के पास विशेषाधिकार हैं, उनको कानून में जो है पूर्ण रूप से एक्शन लेने का अधिकार है। वो जाके अरेस्ट करके लेके आ सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पूरा जो एक पुलिस ऑफिसर को राइट रहता है, वो सीबीआई के पास अधिकार है। ठीक है सर, बात अगर संदेश खाली की करें तो सर, आपने वो वारंट को देखा होगा, आप उस वारंट को कैसे देखते हैं, जिसमें कहीं पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर किसी तरीके का जिक्र नहीं किया गया है, जिस मुद्दे को लेकर संदेश खाली जल रहा है, जिस मुद्दे को लेकर तमाम पीड़ित जो इंसाफ मांग रहे हैं, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो पीड़ित हैं वो कोर्ट जाकर इस पर सवाल उठा सकते हैं, कोई आदेश लेकर आ सकते हैं कि पहले जांच हमारे अधिकारों को लेकर, जिससे हम परेशान हैं, उसको लेकर होनी चाहिए, ना कि ईडी के द्वारा फाइल किए गए केस की? सर
देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जो सिंधिश खाली इंसिडेंट है रोल का, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली। एक एस्पेक्ट तो उन्होंने जो ईडी के अधिकारियों पर जो हमला किया उसको लेकर है, दूसरा जो है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो स्टेट की पुलिस कर रही है उसको लेकर है। और दोनों ही मामले जो है वो सीआईडी और वहाँ की लोकल पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। तो जो अरेस्ट है आज, जो उनकी अरेस्ट हुई है लीडर की, जिसको नाउ टीएमसी ने शायद बर्खास्त कर दिया है और 5-6 साल के लिए, और ही इज ए लोकल लीडर। तो उनके खिलाफ जो अपराध का एलिगेशन है जो उनके खिलाफ, वो था बेसिकली जो अत्याचार औरतों के ऊपर, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस उनके खिलाफ हुए हैं, उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन के रिलेशन में शायद ये संबंध गया है। जहां तक उनकी अरेस्ट भी शायद उसी केस में हुई है, ईडी वाले केस में शायद उनकी अरेस्ट नहीं हुई, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो उसमें जो है अरेस्ट में जो ईडी वाला जो इंसिडेंट है वो कहीं रिफ्लेक्टेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जो भी वहां विक्टिम्स हैं, उनको हर किस्म से रिप्रेजेंटेशन देने का कोर्ट में, उनको कोई भी जो है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और सही तरीके से साक्ष्य इकट्ठा करके उनको प्रोसिक्यूट करे, ये उनका राइट है, कानून में उनका राइट है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और ठीक तरीके से उनका प्रोसिक्यूशन करके उनको सजा दिलवाए। ठीक है। लेकिन देखा ये गया है हिंदुस्तान भर में, विभिन्न राज्यों में, कि जहां कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है महिलाओं के प्रति, वहां पर पुलिस जो है बड़ी ही लेथार्जी से काम करती है। इसमें कोई भी स्टेट अछूती नहीं है। पुलिस जो है कोई बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी किसी सरकार में काम करती है मुझे नहीं दिखती है। बहुत सारे इंसिडेंट हैं अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। और जी सर, सरकारी अफसरों पर अगर हमला होता है तो क्या ये संगीन मामला होता है? क्योंकि चार्जशीट में खास तौर पर इसी का जिक्र किया गया है। देखिए, जो ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक का मामला है जी, वो बेसिकली ऑफिसर्स दो किस्म से उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कानून में, जिस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। एक तो किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने कामकाज में रोकने का एलिगेशन करके उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। दूसरा, अगर कोई क्रिमिनल जो है एक्ट हुआ है, क्रिमिनल एक्ट में जो है मारपीट से लेके, छीना झपटी से लेके, साक्ष्य को सब नष्ट करने से लेके, हार्म पहुंचाने या उनको मारने पीटने, नुकसान पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जितने सारे धाराएं लग सकती हैं वो सब भी शामिल हो सकती हैं। तो अब ईडी ने जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसमें पुलिस ने जो है बहुत सारी चीजें रखी हैं, नहीं रखी हैं, ये तो क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कोई हल्का डिपार्टमेंट तो नहीं है, और उनके पास पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध है। तो वो मुझे लगता है अच्छे तरीके से अपना केस लड़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी किसी को भी समन कर सकती है जब जरूरत पड़ती है, तो किसी केस में भी वो कभी भी किसी को भी बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है, अपने एंड से जितने भी सबूत हैं अगर चाहेगी तो वो पेश भी करने पड़ सकते हैं ईडी के सामने। लेकिन ईडी को जिस तरह की शक्ति प्राप्त है कि वो कभी भी किसी को बुला सकती है और इस कारण को स्पष्ट नहीं भी करेगी वो कि किस तौर पर उसे बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर या फिर आरोपी के तौर पर, इसे स्पष्ट ना करना क्या लगता है आपको ईडी की इन शक्तियों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो नेता हैं या राजनेता हैं डर जाते हैं और सामने पेश होने के लिए लगातार समन की अनदेखी करते हैं? देखिए वक्ता जी, ये जो आपने मुद्दा उठाया है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई है, राइट फ्रॉम जस्टिस खानविलकर जजमेंट, जिसमें उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दे दी, जिसमें कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बताने की जरूरत नहीं किसी एक्यूज को। और दूसरा पार्ट उसका ये है कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस देता है तो उस नोटिस में क्या ये मेंशन करने की जरूरत है कि जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है उसको एज ए विटनेस बुलाया है या एज एन एक्यूज बुलाया है, क्योंकि दोनों के जो ऑर्डिनरी लॉ है उसमें दोनों के अधिकारों में फर्क है। जो अगर आप किसी को एज विटनेस बुलाते हैं तो उसको जो है सब चीज सच बताने की एक कानूनी दायित्व है, कानून में उसको पूरा डिटेल देने का दायित्व है अगर आप विटनेस के तौर पर बुलाए गए हैं। लेकिन अगर आपको एक एक्यूज के तौर पर बुलाया गया है तो आपको एक कानून एक प्रोटेक्शन देता है, हमारा संविधान एक प्रोटेक्शन देता है, जिसमें कि कोई भी बात आपसे उगलवाई नहीं जा सकती जबरदस्ती। आप स्वेच्छा से अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं पूछ सकती या कुछ नहीं उगलवा सकती। ये कानून में जो है
एक प्रावधान किया गया है। तो नेता जो है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्या राइट्स हैं और इसमें कितना गलत है कितना सही है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस अभी पेंडिंग हैं, क्योंकि एक तो अभी रिसेंटली जो है बड़े लार्जर बेंच को रेफर हुई है जस्टिस कानविलकर की जजमेंट की, उसको ठीक तरीके से इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं है। तो इसका जवाब मैं समझता हूँ कि अभी मेरे बूते से बाहर है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संजय जी, सर आप हमारे साथ जुड़े और तमाम कानूनी पहलू इस ईडी के समन को लेकर और तमाम आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात इस बात को लेकर कि जब जैसे ही जांच शुरू होती है तो विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर सवाल उठाती हैं कि आखिर किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जांच की आंच पहुंची है तो नेता और अपराधी सब बराबर हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जो समन गया है उस पे अखिलेश यादव टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अब इस वक्त 5 साल पुराने केस में मुझे अब समन क्यों भेजा गया है। तो दूसरी तरफ शाहजहां की सीआईडी जांच से भी बीजेपी संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों संतुष्ट नहीं है और यौन शोषण का जो जिक्र है वो क्यों नहीं चार्जशीट में किया गया है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज खोजने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिनसे एक बार फिर से मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका कार्यक्रम में। देव मोहन सिंह हैं प्रवक्ता आपके हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और महंत शुभम गिरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी जी आप ही के साथ करते हैं, क्योंकि लगातार सारी विपक्षी पार्टियों को आपसे बहुत दिक्कत है, आपकी सीबीआई ईडी से बहुत दिक्कत है, तो सवाल आपसे बनता है क्या कारण है सर, चुनाव आते ही आपके नोटिस जाने लगते हैं जगह जगह राज्यों में, विपक्षी पार्टियों के लोगों को आप परेशान करने लगते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2019 में जब नोटिस मिला था तब भी लोकसभा चुनाव थे, आज आप नोटिस भेज रहे हैं तब भी लोकसभा चुनाव है। आखिर किस बात की इतनी बेचैनी है आपको कि 10 साल के काम को आप दिखाकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और आपको नोटिस की जरूरत पड़ रही है? वक्ता जी देखिए, ये इस समय जो विपक्ष है, ये विपक्ष एक गठबंधन भ्रष्टाचारियों का बना हुआ है। और मैं याद दिलाता चलूं आपको आपके सवाल के जवाब में, ये 18 दल मिलकर यही ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां से सुप्रीम तमाचा पड़ा कि संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको करने दिया जाए, आप लोग वापस जाइए। लेकिन फिर भी दिमाग नहीं सही हुआ इन लोगों का और आरोप लगाते रहते हैं। तो आरोप लगाना काम है, क्योंकि जितने चोर बेईमान भ्रष्ट जब भी पकड़े जाते हैं वो हमेशा पुलिस से कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं भ्रष्ट नहीं हूं। उसके बाद पुलिस जब खोज कर निकालती है, चाहे 4 डंडे मार कर निकालती है, चाहे सबूत इकट्ठा करती है, उसके बाद उनका सब वो होता है और कोर्ट के बाद सजा होती है। जिसके जिंदा गवाह लालू जी हैं अभी, जो इसी इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, सर्टिफाइड चारा चोर, अब तो है ना पेरोल पे छूटे हुए। वही स्थिति इनके साथ हुई है। 2012 में सरकार बनती है, सरकार में मुख्यमंत्री के पास खनन मंत्रालय होता है और उसके बाद जब अवैध पट्टे किए जाते हैं, 50 से ज्यादा अवैध पट्टे किए जाते हैं, ई टेंडर का वायलेशन किया जाता है, चंद्रकला डीएम थी, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, रमेश एक नेता थे बसपा के, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। सीबीआई को तो 19 में केस आया है, उसके पहले जब यहाँ पर छापा पड़ा, उसमें जो है पहले भी जब जांच शुरू हुई थी, एफआईआर दर्ज कराया, सारी सीबीआई ने एफआईआर 19 में दर्ज कराया है, उसके पहले सीबीआई की जांच चल रही थी। तो भाई आप मुख्यमंत्री हैं, खनन मंत्री भी हैं, और आपके बाद जब 13 में आपने मंत्रालय छोड़ दिया और गायत्री मंत्र जपने लगे, एक बीपीएल कार्ड धारी 943 करोड़ का मालिक आपने बना दिया, जिसकी भी जांच चल रही है, उसी खनन घोटाले से जांच चल रही है, वो ठीक बात है। आपको और सरकार को या किसी भी चीज की कहीं न कहीं कोई ऐसी बात लगी होगी कि जांच चालू की है, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। जब आप पहले समन भेज चुके थे तो आप इतनी दिनों बाद 5 साल पुराने केस में फिर से समन की अचानक से याद कैसे आ गई? लोकसभा चुनाव पास है इसलिए? नहीं वक्ता जी, अब ये इन चोरों को पकड़ने के लिए जो रमेश दीक्षित हैं, चाहे जो भी उसमें गायत्री प्रजापति हैं, ये लोगों की जांच तो चल रही है पहले से। इनको तो गवाही देने के लिए बुलाया गया है, गवाही देने जाइए। उधर अरविंद केजरीवाल जी नहीं जाते हैं, उनको बड़ा है, लेकिन अब तो कोर्ट का आदेश आ गया है कि ईडी का समन जिसको जाएगा उसको जाना पड़ेगा, वरना जो है फिर जेल होगी। ठीक है,
इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, ये देव। जितने चोर और भ्रष्टाचारी हैं, ये डरते क्यों हैं? ठीक है, इनको जाना चाहिए, अगर नहीं किया है तो जाओ। बिल्कुल ठीक है। देव मोहन जी, देखिए क्या डर है, अगर कुछ किया ही नहीं है, सब साफ है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया चल रहा है, फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर केजरीवाल जी हो, आपको पेश होना चाहिए। क्यों आप पेश नहीं हो रहे हैं? दर्जन भर से ज्यादा समन आपको भेजे जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होना चाह रहे हैं। क्या राजनेताओं को कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि आप जांच से बच सकते हैं? देखिए वक्ता जी, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत सारे नोटिस आए। हाँ। और हमारा मानना था कि ये नोटिस इलीगल है। हाँ, ठीक है, उसके खिलाफ ईडी कोर्ट खुद गई है। हाँ। ठीक है, कोर्ट जो फैसला लेगा हमें मान्य है। नहीं सर, आपको ये कैसे लगा कि ये नोटिस इलीगल है? नहीं सर, आपको किस आधार पर ऐसा लगा कि ये नोटिस जो लगातार आपको भेजे जा रहे हैं ईडी की तरफ से, ये इलीगल है? ऐसा क्या आपको वो उसमें समझ बताया, में हमने आया? लेटर देके, ईडी को हमने लेटर देके बताया। और वक्ता जी, आप 3-4 बार पहले भी मैं आ चुका हूँ, इससे हाँ। बात हो चुकी है हाँ। कि इस तरीके से इलीगल है कि उसमें हमें नहीं बताया गया कि एज अ गवाह बुला रहे हैं, एक्यूज बुला रहे हैं। बहुत सारी खामियां थी उसमें और हमने रखी। कोर्ट ने हमसे बात की, मुख्यमंत्री जी ने उन कोर्ट के सामने भी रखा और अगली डेट मिली हुई है। ईडी कोर्ट गई है, हम अपने आप बता देंगे, प्रूफ कर देंगे कि कैसे वो समन इलीगल है। पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी की मंशा, ठीक है, 8 विधायक वोटिंग कराने के लिए तोड़ लिए, अभी परसों की बात है। वो कैसे तोड़े गए? यही ईडी सीबीआई का डर दिखा के। अखिलेश यादव को नोटिस दे रहे हो, कभी अरविंद केजरीवाल नहीं जी सर, को ठीक है, नोटिस ये दे रहे डर हो। मैं समझती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम किया पैतरा हो आप एक सकता बात है, बताइए, वक्ता ईडी जी, सीबीआई से मैं डरा एक रहे चीज होंगे। जानना चाहता हूँ, अभी हाँ। बता रहे थे कि सारे चोर पकड़े जाएंगे, पकड़ के उनको भाजपा में रख लेते हैं आप लोग। भाई छगन भुजबल का क्या हुआ बताएंगे भाई साहब? फाइल चोरी हो गई उनकी ईडी से। नहीं सर, एक बात बताइए ना सर, अगर किसी चीज का डर नहीं है, आपको लगता है सब कुछ बढ़िया है, तो जाने में दिक्कत परेशानी क्या है? भाई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा या अपनी संवैधानिक मर्जी के प्रक्रिया हिसाब से नहीं है चलाएंगे ईडी मोदी? का नोटिस? ना ना ना, हाँ ये नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं नहीं, है। ये संविधान से चलेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है ये। ईडी ने नोटिस दिया, सुनिए वक्ता जी, मैं बता रहा हूँ, ईडी ने नोटिस दिया, हमने बताया कि वो कैसे इलीगल है। कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में यही गए हैं, हम बता देंगे कि कैसे इलीगल है। हाँ। तो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हम लोग कर रहे हैं। हाँ। हमें लगता है यानी कि जो भी काम होगा वो आप कोर्ट से ही कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पे भरोसा है आपको? भाई ईडी, हाँ और किसी बिल्कुल पे कोई कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? क्योंकि ईडी की फाइल जैसे ही कोई भाजपा ज्वाइन करेगा वो हाँ। चोरी हो जाएगी, ठीक है, गुम हो जाएगी। ठीक है। मानव जायसवाल जी, जांच को लेकर यही बात का सवाल है कि लगातार ईडी को लेकर भी, सीबीआई हो, सीआईडी हो, लगातार इस बात के आरोप टीएमसी भी लगाती आ रही है कि जो भी जाता है भारतीय जनता पार्टी में वो उसकी वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ हो जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब गिरफ्तारी शाहजहां शेख की कर ली गई है, तो चार्जशीट में ये साफ क्यों नहीं किया गया है सर कि किस केस में आपने गिरफ्तारी की है? कैसे साफ हो जाएगा? ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना सर, कि पीड़ितों को गुमराह किया जा रहा है, या फिर कैसे उन्हें मिल पाएगी? सीआईडी का आपने ये जो झुंझुना था वो तो पकड़ा दिया, लेकिन पीड़ित परिवार को इससे क्या हासिल होगा सर? चलिए, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जी सर। और आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आज अरेस्ट हुआ है, एफआईआर हुआ है। चार्जशीट में 90 दिन का समय मिलता है। एफआईआर लगभग 26-27 एफआईआर करी गई हैं, ठीक है, और सब में संज्ञान लिया जाएगा। और आप जो बताती है ना ईडी सीबीआई, मैडम, एक नेता है अजीत पवार, कुछ दिन पहले मोदी जी बोलते थे, तो ये क्या नाम उनके जो मंत्री थे, एक्स देवेंद्र फडणवीस, चक्की पी सिंह, नो चक्की पी सिंह, कमिंग डेप्यूटी सीएम बनिंग। फिर आ गए आपके दो आदर्शवादी नेता है अशोक चौहान जी, ईडी सीबीआई का पूरा चक्कर चल रहा था, आज वो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद बन गए। आपके सामने एक तो बंगाल के बहुत बड़े नेता है, बीजेपी उनको बोलते थे भाग शुभेंदु भाग, ऐसा भगा उनको कि वो जाके मोदी जी के गोद में बैठ गए। आज वो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, पैसा लेते हुए पकड़ाए हैं। सुनिए, खत्म करने दीजिए, आपका मैंने सुना है और ये मोनोलॉग चल रहा था, अभी सुना है। हम एक वैसी पार्टी है जो वॉक द टॉक करती है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आज ये शेख शाहजहां को
जैसे ही हाईकोर्ट ने हम लोगों को बोल दिया कि नहीं कोई स्टे नहीं, आप स्वतंत्र है इसको अरेस्ट करने के लिए, 72 घंटे नहीं लगे, हमने अरेस्ट किए। किस किस केस में अरेस्ट सर किया है? और सुनिए 26 FIR है मैडम, लिस्ट है, फेरिस्ट है, मिलेगा और सबको संज्ञान होगा। कोई पुलिस की रिमांड की कॉपी मिली है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं, किस केस में गिरफ्तार किया गया है? मैडम 9 दिन की पुलिस कस्टडी हुई है, 10 दिन की FIR सर, दर्ज मैं हुआ आपको है, सुधार दूं, 10 FIR दिन हुआ की। है। सुन लीजिए और बकायदा हर केस में इन्वेस्टिगेशन होगा तो मैं उसके बारे में तो टिप्पणी दे नहीं सकता, क्योंकि ये न्यायपालिका का मामला है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा नहीं, उसके बारे में टिप्पणी देना गैर कानूनी है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोगों ने संज्ञान लिया, वहाँ पे जो भी गतिविधियां थी, हमने बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया, शेख शाहजहां को भी हमने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। और सुनिए क्यों सस्पेंड किया कि हमारी जो पार्टी का अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, कर सके। 55 दिन के बाद गिरफ्तारी की है, अच्छी बात है कि कुछ काम किया। नहीं मैडम क्रोनोलॉजी समझिए, 7 तारीख को हमारी SIT गठित होने वाली थी, मेरे सवाल का जवाब भी देंगे सर। फिर स्टे लग गया, जैसे हमने क्लेम करी स्टे हटा, हमने 72 घंटे में अरेस्ट कर लिया, और भी तो लोगों को अरेस्ट किया ना मैडम, और अरेस्ट ही नहीं किया, हमने वहाँ पे महिला आयोग को भेजा, हमने वहाँ DIG को भेजा, हमने वहाँ कैंप लगाए, हमने वहाँ लोगों के रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी कि आपको क्या तकलीफ है। कौन करता है मैडम? पूरे देश में एक लौती सरकार है ममता बनर्जी की, जिसमें कलेजा है, दिखाया है पूरे देश को, संदेश पहुंच गया पूरे देश में। अगर ममता बनर्जी लोगों के जमीनें, हड़पी हुई जमीनें वापस कर सकती है तो मोदी जी क्यों नहीं? अगर ममता बनर्जी हमारे जनता माटी मानस के साथ खड़ी रह सकती है तो मोदी जी हमारे किसानों के साथ क्यों नहीं? आप मुद्दे को किसी और हमारी लेकर जा रहे हैं। ममता सवाल का बनर्जी जवाब आप नहीं दे रहे जनता से महिलाओं के साथ खड़ी होती है, उनके दुख को समझ सकती है, तो भूषण सिंह शरण क्यों नहीं अरेस्ट हुए? सर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं बात को, या फिर आप सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं और किसी क्योंकि की आप कोई बात नहीं सुनना चाहते? सर आप देश की बातों को सुनना नहीं चाहते, आप नहीं सर, मैं तो की सुन बातों रही को हूँ, सुनना लेकिन नहीं आप सवाल चाहते। का जवाब नहीं देना चाहते हैं। देखिए वक्ता जी, कौन सा सवाल का जवाब नहीं दिया मैडम? ठीक है सर, अश्विनी जी क्या कुछ कह रहे हैं? कौन सा बताइए जवाब सर। नहीं दिया? कौन सा जवाब नहीं दिया? मैंने आपसे पूछा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की, अच्छी बात है, किस केस में आपने गिरफ्तारी की है ये बताइए ना सर। पुलिस की कॉपी, रिमांड की कॉपी मेरे पास है, उस कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसने अपना अपराध कबूला है, और ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है ईडी पर हमले को लेकर हुई है, इसमें यौन शोषण और पीड़ितों से जुड़े हुए मामले का क्यों कोई जिक्र नहीं है सर? वो तो मैंने क्या बोला, 26 FIR उनके नाम पे दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है, उस केस से चलेगा। अरे अभी तो अरेस्ट हुआ है, रिमांड किससे लिया जाता है? हमने जुडिशियल रिमांड दे दिया क्या? जुडिशियल कस्टडी हो गया, अभी तो रिमांड हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगा, और FIR दर्ज हुआ है तो FIR के ऊपर कार्रवाई होगी, और समय भी चार्जशीट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे हमने तो ये भी कर दिया कि भैया तुम अभी कोई पॉलिटिकल बैनर यूज नहीं कर सकते, क्षमता चाहिए मैडम। लखीमपुर खैरी में ट्रेनिंग की लड़के बाइक गाड़ी से हमारे किसानों को मार देते हैं, हमारे यहाँ बच्ची का रेप होता है, आपकी सरकार में जो आता है बस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, ये आरोप है। CBI ED का आप दर दिखाते हैं, सबको धुल देते हैं, सारे लोगों को इसीलिए अपने पाले में लगातार खींचते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं CBI का, ED का, CID का, इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों का डर आप दिखा रहे हैं और सबको अपने पाले में कर रहे हैं। कितना सही है सर? मैंने पहला ही वक्तव्य बोला आपको कि ये 18 लोग गए थे और कहा था कि CBI ED अच्छा काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। और ये देखिए मानव जायसवाल किस तरीके से जो है बौखला रहे हैं आज, क्योंकि TMC आज रंगे हाथ पकड़ी गई। 55 दिन में वो TMC द्वारा पालित पोषित गुंडा आज 55 दिन बाद गिरफ्तार हुआ, तो 6 साल के लिए निष्कासित 55 दिन बाद किया इन्होंने, उस दिन नहीं किया इन्होंने जब आरोप लगा था उसके ऊपर। तो अब जो है यही है। अब सुन लीजिए, एक मैं कहना चाहता हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ आपसे, एक कलकत्ता हाईकोर्ट में माननीय जज हैं, उनके पति को हरेस किया गया इनके CID के द्वारा कलकत्ता में, कि अब मैडम से जो है फैसला अभिषेक बनर्जी के खिलाफ न जाओ, उनके कोर्ट में केस है। ये सारे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले और गुंडों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी सरकार है, जो आज पूरी तरीके से आज पूरे देश के सामने इनका चेहरा खुल गया है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार होते थे। वहाँ की बात कर रही है ममता बनर्जी सरकार की, पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई, अब वो CID की जांच करेगी, तो आप कह रहे हैं कि ED को सुपुर्द कर दो। सर आप ED की जांच क्यों चाहते हैं और आप संतुष्ट क्यों नहीं है इस जांच से? ED का केस जो है जो चल रहा था, वो तो ED का केस पहले चला था, जिस पर हमला कराया था इन लोगों ने, वो तो एक केस अलग है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है,
42 केस है हाईकोर्ट का, मैं मौखिक बता रहा हूँ जमानत के लिए जाने पर कि 42 केस है, तुम्हारे ऊपर 10 साल कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। हाँ। बचा लेंगे मानव जायसवाल, बचा लेंगी ममता बनर्जी कोर्ट से, क्योंकि इनके पास कोर्ट के उनकी पत्नी, उनके पति, उनके भाई को प्रताड़ित करने का हथियार है। सीबीआई के खिलाफ ये मानव जायसवाल की पार्टी बैठी हुई थी धरने पर, अपने डीजीपी को लेकर धरने पर बैठी हुई थी ममता बनर्जी की अपनी सरकार में। इन लोगों ने वहां पर दिल्ली में ही वहाँ पर बवाल मचा रखा है। थाने में महिलाओं के बलात्कार इनके पार्टी का नेता कर रहा था, और जो पैसा पहुंचाता है ममता बनर्जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी जी बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की सरदार है। ऐसी सरकार को, कम्युनिस्ट सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। लड़की के साथ आपके IT सेल के लोगों ने रेप किया, उसकी वीडियो ले लिया, उसके बारे में क्या बोलते हैं? संदेश थाली में क्या हुआ था? आपके पास बलात्कार हुआ, घर से बुला कर पूरे सर रुकिए ना, ऐसे नहीं सर, ये डिबेट सिर्फ अपने लिए नहीं हो रही है ना सर, सवाल जवाब सुनने के लिए कर रहे हैं ना हम। 2 बच्चियों का रेप होता है उनको। अरे भाई आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी रेपिस्ट है, आपके पार्टी का नेता है और आपकी पार्टी उनको बचा रही है। ये सिर्फ खुला खेल क्या हो सकता है कि देश में जब हाईकोर्ट के जज के पति को धमकाया जा रहा है आपके बंगाल में। ठीक है, बंगाल में मानव राज दानव राज चल रहा। मानव जी आपका नाम मानव है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े सर, किस तरह से देख रहे हैं आप जो आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, और फिर उन आरोपों को सही साबित करने के लिए विपक्षी पार्टियां भी मैदान में उतर आई हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से ईडी और सीबीआई का ये जो डर है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बलबूते लोकसभा चुनाव की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, या फिर जांच से भागने का एक राजनेताओं को विशेषाधिकार प्राप्त है कि आप समन बेचते रहिए लेकिन हम हाजिर तो नहीं होंगे? देखिए, सर्वप्रथम आज देश के प्रधानमंत्री सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरह से। मानगिरी जी आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मानव जायसवाल जी, अब सही तरीके से अगर आप सवालों के जवाब देंगे तो बेहतर तरीके से बाकी के लोग भी समझ पाएंगे कि किस तरह से क्या बातचीत हो रही है, क्यों इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो हो रहा है। अगर ईडी को लेकर ये केस दर्ज हुआ है, ईडी पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर ये केस दर्ज किया गया है, तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ईडी को दे दिया जाए शाहजहां शेख, तो फिर दिक्कत परेशानी क्या? लैंड ग्रैबिंग के केसेस उसकी भी छानबीन करेगी। आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए मामला, संजीदा मामला कौन सा है? महिलाओं के लिए उत्पीड़न, लैंड ग्रैबिंग केस, कि ईडी में वो क्या बोलते हैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग है? इसीलिए तो मैं कह रही थी, इसीलिए तो मैंने साफ साफ आपको कहा है कि शाहजहां शेख को ईडी टीम पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया है। यही तो मैं आपसे इतनी देर से सवाल कर रही थी और आप कह रहे हैं कि इतनी FIR दर्ज हुई है। मैं आपसे बहुत ही संजीदा मामले में बात कर रहा हूँ। आप एक महिला हैं। हाँ। आप मुझे बताइए कि अगर शेख शाहजहां ने ये सारे क्राइम किए हैं, महिलाओं के साथ दुराचार, उत्पीड़न, जमीनें हड़पना, अगर ये सारी कार्रवाई अगर उसने करी है, ये इल्जाम उसके ऊपर है, और एक तरफ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस है, आपके लिए संजीदा मामला कौन सा है? आप मुझे बताएं। सर जो संजीदा मामला है उस पर ही तो बातचीत नहीं हो रही, आप सवाल को समझ नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है। मानव जायसवाल जी, आप मान लेती हैं कि संजीदा मामला ये रेप केसेस है, संजीदा मामला ये दुराचार वाली प्रवृत्ति वाले केसेस है, संजीदा मामला जबरन जमीन हड़पना है, तो ईडी का मामला खत्म, ईडी साइड हो गया अभी। बढ़िया। अब आपको बता देता हूँ, जब हमारी 26 FIR हुई है, इसीलिए हमने पुलिस कस्टडी मांगी है कि भाई ये तुम्हारे जो मामले हैं जो हमारे पास आए, हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और ईडी के पास अगर तो ईडी अपना ले जाए। अरे आप बताना चाहते, पूरे देश में आप दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ ये हुआ, तो मैंने भाजपा महिलाओं के साथ नहीं है, भाजपा महिलाओं को न्याय नहीं दिलाना चाहती, वो ईडी की गुहार करना चाहती है। अरे ईडी सीबीआई के लोग तो कल चाहे बंगाल की पुलिस गिरफ्तार कर रही है, बंगाल की पुलिस के पास रिमांड है, बंगाल की पुलिस की कॉपी में, रिमांड कॉपी में ये साफ तौर पर कहा जाता है कि शेख शाहजहां को ईडी टीम पर हमले के केस में हम गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि संजीदा मामला महिलाओं को लेकर नहीं है, उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है ना सर, आप जिक्र तो करेंगे। स्पष्टता से आपको कहा है, बहुत ही स्पष्टता से कहा है
अरेस्ट हुआ है, अभी वो पुलिस कस्टडी में, रिहाई नहीं मिल रही है, हाँ। बेल नहीं मिल ठीक रहा है, वो तो रिहाई मिलनी भी नहीं उसके चाहिए ऊपर सर, सारे इतने जो संगीन cases आरोप है हैं, तो आप रिहाई की बात तो कैसे कर सकते every हैं? day, सुनिए मैडम, एवरी डे उसके ऊपर वो कार्रवाई करी जाएगी और न्याय मिलेगा। इनकी पुलिस और दे रही है हमने प्रश्न decision लिया, हमारे बंगाल नेता ने पुलिस क्या उसको बोला, हमारे प्रश्न दे नेता ने रही है। नहीं, ठीक है, ठीक है, मान शुभम गिरी जी, सस्पेंड किया कि ठीक भाई है। कोई संरक्षण आपको सर ये पहले करना चाहिए था ना काम, किस चीज का इंतजार कर रही थी टीएमसी की सरकार, जो आपने 55 दिन का इंतजार किया सर? सुनिए, हमने कोई इंतजार नहीं करी, हमारे हाथ बंधे हुए थे लोकल पुलिसिंग के। आपको पता हाईकोर्ट का स्टे लगा अरे हुआ भाई, था, आपने पार्टी से हाईकोर्ट क्यों से निकाला? अगर वो स्टे तो हाथ नहीं नहीं होता बंधे तो हुए हमने थे। काम नहीं किया तो ईडी आप सीबीआई सरकार में आपको- बैठे हैं, आपको- पुलिस प्रशासन आपसे चल रहा है या ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन से चल रही हैं? हाथ को दे हुए। सीबीआई क्या कर रही थी, चूड़ी पहन के बैठी थी। सीबीआई क्यों गिरफ्तार करेगी नहीं, जब आपको चोरी आपने चोरी कहा तो कि मैंने आपके यहाँ का बात फैसला है तो वहाँ की सीबीआई पुलिस क्यों वहाँ की गिरफ्तार बैठक करेगी है। सर? ए मैडम, ठीक जब है, ईडी स्टे ठीक है, करती मैं है, महंत गिरी जी, मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे सबको वक्त देना है, और मुझे सुनिए सबको मैडम, वक्त देना है। मेरी बात समझिए। ठीक है। कोर्ट में स्टे कोर्ट ने दिया, ठीक है सर। कोर्ट ने एसआईटी के लिए स्टे सर, ठीक दिया, है। कोर्ट ने बोला आप अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे क्योंकि उनको ईडी सीबीआई ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, मैं लौटूंगी मानव जायसवाल जी। मान शुभम गिरी जी, बौखला। सवाल इसी बात को मेरी आवाज आ लेकर, जी जी सर, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, कहिए सर। आप प्रश्न कीजिए। जी सर, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से ईडी सीबीआई का डर बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, विपक्ष इस बात के आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है वो उसकी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ तरह से निकलता है, तो क्या ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ डर को लेकर की जा रही है या फिर ये जो राजनेता हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए इन्हें किसी तरह का विशेषाधिकार प्राप्त है कि आप सामान भेजते जाइए, हाजिर तो हम नहीं होंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जब आंदोलन हुआ था तब ईडी और सीबीआई की बात की थी कि इसको सभी राजनीतिक पार्टी से अलग रखा जाए, लोकतंत्र में रखा जाए इसको, लोकपाल बिल का जो पेश की गई थी। ठीक है, लेकिन देखिए, संदेश खाली की जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं खुद उत्तराखंड में रहता हूँ, वहाँ पर भाजपा की सरकार है और भाजपा के नेता के बेटे ने अंकिता भंडारी कांड, इतना बड़ा कांड हुआ पूरे देश में, इसको उत्तराखंड में हम शर्मिंदा हुए इस कांड के कारण। तो देखिए, पहले तो महिलाओं के लिए एक कानून बनना चाहिए, अगर कोई ऐसा गलत हरकत करे तो उसको तत्काल सजा देनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। अब जनता को भी एक फैसला लेना चाहिए, जैसे मैंने मान लीजिए किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं विधायक बन गया किसी पार्टी, उस पार्टी का, और मैं 2 साल के बाद अपनी पलटी करूं, दूसरी पार्टी को वोट दूं, तो पहले चुनाव आयोग को इसमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई भी अगर द्वारा से दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ता है 5 साल की सदस्य के बाद, तो उसकी सदस्य तुरंत रद्द हो और उसको चुनाव लड़ने का प्रतिबंध होना चाहिए। एक कानून देश में होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, भाजपा के पास अशोक चौहान जी का इतना बड़ा आदर्श घोटाला निकला, तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आरोप लगाते थे। मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। अखिलेश जी ने 2 दिन पहले शाह आलम गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके 3 घंटे के बाद उनको सीबीआई का संबंध आ गया और अरविंद केजरीवाल जी को आ गया। भाजपा के नेताओं के ऊपर भी जांच की जाए, जो भ्रष्टाचारी नेता होगा उसे प्रतिबंध लगाना चाहिए, यही हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हमारे साथ देवमोहन जी भी हैं। सर देवमोहन जी, लगातार इस बात को कहा जा रहा है, अगर संदेश खाली के मसले पर मैं आपसे पूछना चाहूं कि वारंट में यौन शोषण का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। लगातार इस बात का जवाब भी मैं लेने की कोशिश कर रही हूं मानव जायसवाल जी से, लेकिन वो उस बात का शायद या तो समझ नहीं पा रहे सवाल या फिर जवाब देने में सक्षम नहीं है। मामला ईडी अधिकारियों से जुड़े हमले को लेकर बार बार उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर कि क्या ये जो सीआईडी की जांच बिठाई गई है ये पीड़ितों को इंसाफ दिला पाएगी, क्योंकि मामला तो वहां कहीं नजर आ ही नहीं रहा है इस बात को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि अभी अरेस्ट किया गया है और ठीक है सर, ये बात मैं जानती हूँ, अरेस्ट किया गया है, लेकिन वारंट में यौन शोषण का कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया है? जब अरेस्ट किया जाता है तो बताया जाता है ना आपको कि क्या आपने गलती की है जिसकी वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं, बताते हैं ना सर? हाँ नहीं, बिल्कुल बताया जाता है। तो इन्होंने यदि अरेस्ट किया है तो इनको चाहिए कि उसमें सारी महिलाओं से जुड़े अपराधों को भी शामिल करें और तुरंत उसकी इंक्वायरी शुरू कराएं। पहली चीज, देर आए दुरुस्त आए, अरेस्ट किया,
अब आगे की इंक्वायरी में केसेस बढ़ते, वो कस्टडी में होते हुए भी उस चीजों को बढ़ाया जा सकता है, और वो मुझे लगता है बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो शोषण है उसको बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की चीज है। मैं तो बस एक ये चीज करूंगा कि देश में कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है, बृजभूषण शरण सिंह भी हो तो उनको भी अरेस्ट करके बीजेपी को नजीर पेश करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। उनके खिलाफ भी जांच इसी बात को लेकर सवाल भी है कि क्यों लगातार जो विपक्षी दल इस बात को उठाते हैं, और उसकी पूरी एक लिस्ट भी कहीं ना कहीं साझा की गई है कि बीते 9 सालों में कितने ऐसे नेता हैं जिन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब अरेस्ट करने की बात आती है, कार्रवाई करने की बात आती है, तो विपक्ष से सवाल किया जाता है, सत्ता पक्ष से क्यों नहीं किया जाता है? क्यों कार्रवाई नहीं की गई हिमंत बिस्वा शर्मा से, जो सुदीप सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लेने का जो आरोप चल रहा था? क्यों शुभेंदु अधिकारी से पश्चिम बंगाल में नहीं की गई कार्रवाई? क्यों जितेंद्र तिवारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्यों नारायण राणे के महाराष्ट्र में नहीं की गई? सर बहुत नाम है ऐसे जिनको मैं गिना सकती हूँ अश्विनी शाही जी। तो इस तरह का भेदभाव क्यों सर? आप विपक्ष से तो हर चीज का जवाब मांगते हैं, लेकिन आप क्यों जवाब नहीं देना चाहते? क्यों कार्रवाई नहीं? वक्ता जी, कोई भी किसी के ऊपर केस बंद हो गया हो तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ मैं चैलेंज करता हूँ, कब तक केस चलता रहेगा? पिछले 9 सालों में आपको इतना ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि कोई कार्रवाई की जाए? 5 करोड़ फाइल भी गुम हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में है। किसी ने कुछ बताया, कभी पूछा कि क्यों वो पेंडिंग है? सीबीआई और ईडी के पास जो नंबर आता है उसका, इसीलिए तो अखिलेश यादव जी के पास जो समन गया था, जिसके प्रवक्ता होकर या स्वामी जी बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वामी लोगों की कृपा हम लोगों के ऊपर होती है, इनके ऊपर तो अखिलेश जी की कृपा है, इसलिए जो है ये आज भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको पूछना चाहिए कि 19 में चुनाव था, 12 में वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के पास खनन घोटाला था, 12 से जांच हो रही है, आज 24 है, सीबीआई जांच कर रही है, इतने केसेज हैं, जांच कर कैसे नंबर आते हैं वैसे उनका जाता है। फाइल गुम कर देते हैं। नहीं, क्यों फाइल कहाँ गुम है? किसी की फाइल गुम हो कोई कह दे। ये आम आदमी पार्टी वाले तो झूठ बोलते हैं। ये तो दारू पिला पिला कर किस तरीके से सिसोदिया जी को कोर्ट नहीं छोड़ रहा, वहाँ संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, वहाँ तो कोर्ट को गलत कहेंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि हम संविधान की रक्षा करने चले आते हैं, और संविधान की उत्तराखंड में अभी भर्ती घोटाला इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ। अरे भाई, अरे महंत जी समझाइए ना अपने चेले अखिलेश जी को कि जितने घोटाले किए हैं यादवों की भर्ती पुलिस में, वो अनिल यादव जो वहाँ पर लोक सेवा आयोग में थे वो घोटाला, भाषा की मर्यादा भी देख लीजिए। क्या सुने इनके घोटाला, ये नहीं, इनको आप ये राजनीतिक विश्लेषण हटा के सपा का प्रवक्ता लिख लीजिए, मैं लड़ लूंगा इनसे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक की आड़ में ये सपा की यहाँ करेंगे तो नहीं हम बर्दाश्त, हमको जवाब देंगे। पहले सुन लेते हैं मंच जी को। जी सर कहिए। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का नेता हूँ, मैं महंत हूँ। अखिलेश जी के कृपा पात्र हैं आप? अखिलेश जी की कृपा पात्र नहीं, अखिलेश जी हमारे कृपा पात्र है, नड्डा जी भी हमारे कृपा पात्र है मान्यवर। हम नड्डा जी से भी मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं। तो नड्डा जी के पक्ष में तो आज तक कुछ नहीं बोला आपने। आप तो दिन भर निशंक जी की बुराई, अखिलेश जी की बुराई यही तो करते हैं ना। इसका मतलब समाजवादी पार्टी सबसे पहले कह सकते हैं ना कि आप उनके बारे में, ये तो स्वतंत्रता है ना, किसके बारे में क्या कहना है सर? हाँ सर जी। रितु खंडूरी जी ने जब विधानसभा घोटाला हुआ था उत्तराखंड में, उन्होंने तत्काल उन पर कार्रवाई, गोमती घोटाले के बारे में धन्यवाद ज्ञापन भी किया, एक बयान दिखा दीजिए। और उन्होंने, मैं उनसे मिला भी। और अगर भाजपा के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूँ, आपकी 2 सीट थी, उसमें स्वामी वामदेव जी का इतना बड़ा योगदान रहा, क्या आपने स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया? जरा कांग्रेस से पूछ लेते। भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारा संविधान बनाया, ये लोग देते हैं। को लेकर नहीं है ना सर, मुद्दे को मत भटकाइए, वक्त की कमी है मेरे पास। इंदिरा जी ने तो 75 में ले लिया, 81 में राजीव जी ने ले लिया, तो भारत रत्न उनसे भी पूछना चाहिए। अम्बेडकर जी को 90-91 में क्यों दिया? मानव जायसवाल जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई और किस तरह से? वारंट में तो आपने जिक्र किया नहीं, आगे जिक्र होगा महिलाओं को लेकर या नहीं होगा? मैडम, आपको मैंने 2-3 बार बता दिया, पता नहीं मैं किस तरीके से आपको समझाऊं कि मैंने बोला कि एफआईआर इतने सारे रजिस्टर हो चुके हैं, और निश्चित रूप से जब हमने पुलिस कस्टडी मांगी है तो इसी एफआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसी एफआईआर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ जब हमने कैंप लगाए हैं,
आए दिन जब मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं वहाँ पे, जब जनता को हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, तो बीजेपी को खलबली मची हुई है। भाजपा खलबला तो चुकी है, भाजपा भौखला चुकी है। उनको लगा था ये बांग्लादेश भाग गया है, ये अरेस्ट होगा ही नहीं, इसको पार्टी संरक्षण दे रही है। आज वो सारे नेतागण जो टूरिज्म मिनिस्ट्री वाले थे वो कहीं पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हमने ठीक है सर, मानव जी एक बात का, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हमने कैंप शेख शाहजहां जिसके ऊपर तमाम ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसको लेकर आपने 55 दिन बाद ही सही लेकिन गिरफ्तार किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाना और जिस तरह की उसकी चाल ढाल थी शेख शाहजहां की, ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की शरण और उसका सुरक्षा पूरा संरक्षण प्रदान है। विक्ट्री साइन दिखाने का क्या मतलब है सर? आपको क्या लगता है कोई भी अपराधी को जब पकड़ कर ले जाया जाता है तो वो इतना अंदर से कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहा है कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है कि हम तो निकल कर वापस आएंगे ही आएंगे? मैडम पहले तो मैं शेख शाहजहां का स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं। दूसरी बात है नहीं सर, आपने वो वीडियो क्लिप तो देखी होगी ना जायसवाल जी, तो सबने देखा है वो वीडियो क्लिप, आपने भी देखी होगी। इस बात को तो आप नहीं नकार सकते हैं कि नहीं देखी होगी सर। मैडम ये तो अच्छी बात है, उसमें क्या आप उससे पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रही है? अरे सर आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हैं सर? पश्चिम बंगाल की सरकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, टीएमसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। पार्टी है, गुंडों को बना देती है, इसे मानव जायसवाल के पास शेख शाहजहां टीएमसी के ही नेता है ना सर? ममता जी के पाले हुए गुंडे हैं ये जो गिरफ्तार आज हुआ है, वो प्रश्रय दे रही हैं, इसलिए मानव जायसवाल डिफेंड करने में कमजोर है। नहीं सर आप नहीं सस्पेंड तो अब किया है ना मानव जायसवाल जी, ये एक्शन तो आज ही लिया गया है ना सर? इससे पहले तो आपकी नेता थे। मैडम वो जो विक्ट्री साइन दे रहा था अरेस्ट होने के पहले की बाद में पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं सर। आज की ही बात है जब उसे गिरफ्तार किया गया, 1 महीने पहले की, मैं पुरानी बात लेकर नहीं बैठूंगी यहाँ डिबेट में सर। अच्छा उसको बर्खास्त कब किया गया मैडम? कब? 55 दिन बाद, 55 दिन बाद निकाला गया है। प्रश्रय दे रही थी पुलिस, ममता जी की सरकार, क्योंकि वोट दिलवाता है ममता जी को वो अपराधी, जो अपराधी आज पकड़ा गया है वो गुंडई से अपने गुंडों के सहारे वोट दिलवाता है। टीएमसी की जीत का एक कारक है वो, इसलिए वो संदेश खाली का कोटेदार आज इतना बड़ा अपराधी बना हुआ है। जो एक कोटेदार था वो अपराधी है, ममता बनर्जी ने उसको प्रश्रय दिया है और मानव जायसवाल जी आज लड़खड़ा रहे हैं, बचाव नहीं कर पा रहे, आपके सवालों का जवाब नहीं दे तो पा रहे वक्त बताएगा कि किस तरह की जांच की जाएगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं जिस मामले को उठाकर जांच की जानी चाहिए थी वो कहीं न कहीं फिलहाल दबा हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार के पास इस बात का और इस बात को लेकर इसका जिक्र कहीं पर भी वारंट में नजर नहीं आया कि आखिर जिन पीड़िताओं को जिस चीज के लिए एनसीडब्ल्यू से लेकर तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां वहां पहुंची और अपने लिए एक तरह से जिस तरह का उन्होंने कदम उठाने की मांग की, अपने लिए न्याय की मांग की, वो कहीं फिलहाल नजर नहीं आ रही है। खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।